मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी फैक्टर। तो इससे पहले हमने बात की थी इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। आज हम करेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इकोलॉजिकल बेसिकली क्या है? जहां हम रहते हैं, जहां प्लांट्स रहते हैं, जहां एनिमल रहते हैं, जहां नेचर के साथ एक ऑर्गेनिज्म का सीधा इंटरेक्शन होता है, इस कॉल्ड इकोलॉजी। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी हैबिटाट्स में प्लांट और एनिमल को रहने के लिए और उसके जीवन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके जीवन को सरल और कठिन बनाने का काम करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जो बेसिकली इकोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात कल से कर रहे हैं कि प्लांट और ऑर्गेनिज्म, तो बेसिकली प्लांट और ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं कि ह्यूमन बाहर है, क्योंकि जो वातावरण में या उसके आसपास घटनाएं, दुर्घटनाएं, परिवर्तन, चेंजेस जो भी हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कम्युनिटी है वो भी धीरे धीरे इफेक्टेड होती है और लॉन्ग टाइम इफेक्टेड होती है। उसके साथ साथ प्लांट भी इफेक्टेड होते हैं। कारण क्या है? हम नेचर में स्टडी इसलिए करते हैं कि ह्यूमन जो है उन बहुत सारे फैक्टर से अपने को आर्टिफिशियली बचाने के लिए बहुत सारे मैकेनिकल चीजें डेवलप कर चुका है, तो वो उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच जाता है। लेकिन नेचर, पौधे, रहने वाले एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा कोई मैकेनिकल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं होता है। इसलिए वो कम्युनिटी जो है, वो परिवर्तन जो होता है नेचर में, जो फैक्टर्स होते हैं उनको सीधे प्रभावित करती है। इसी कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अगर देखा जाए कंडीशंस के बेस पर इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, और यूज के अनुसार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में क्या क्या आता है कि एटमॉस्फेयर में जितनी चीजें हैं, हवा, पानी, लाइट, जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? क्लाइमेटिक है। तो पहला ऐसे फैक्टर आता है लाइट। तो देखा जाए पृथ्वी पर जो लाइट है उसका मेन सोर्स कौन सा है? कोई कंपनी नहीं है कि एलपीजी, इंडेन गैस की कंपनी से हम कोई लाइट ले लेंगे। उसके लिए नेचर में एक व्यवस्था की गई है जिसे हम बोलते हैं सन, यानी कि सूर्य। तो सूर्य जो है एकमात्र सहारा है, एकमात्र सोर्स है एनर्जी और लाइट का, जो पूरे अर्थ पर कवर होती है। तो लाइट का इफेक्ट क्या पड़ता है? लाइट ना हो तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। दिन रात हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से। और ये लाइट जो है प्लांट और एनिमल्स दोनों को इफेक्टेड करती है। जैसे इस लाइट के कारण रिस्पायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट कैसे इफेक्टेड करती है कि जो प्लांट कम्युनिटी है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। और इस कन्वर्जन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज के डिफरेंट फॉर्म्स, फैक्टोज, माल्टोज, और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, डिफरेंट कंटेंट के फॉर्म में, केमिकल कंटेंट के फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर होती है। किसके द्वारा होती है? लाइट के फॉर्म में। तो लाइट एनर्जी केमिकल में होती है। उसी तरीके से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। प्लांट्स के अंदर वाटर होता है तो ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? इवापोरेशन होता है वाटर बॉडी के द्वारा। प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होता है, वाटर बाहर निकलता है। तो निकलता क्यों है? जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर अपने प्लांट अपने चारों तरफ मेंटेन करने के लिए वो करेगा। अगर देखा जाए हमारी कंडीशन में, ह्यूमन में क्या होता है? जब गर्मी पड़ती है पसीना आता है। पसीना क्यों आता है? कि बॉडी में जो बाहरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, अंदर का कम होता है, तो बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी मेंटेन रहे, क्या होता है? हमें पसीना आना शुरू होता है, बाहर का बॉडी का पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से भी होता है। सीड का जर्मिनेशन जो होता है वो लाइट इफेक्टेड होता है। प्लांट में फ्लावरिंग जो होती है वो लाइट से इफेक्टेड होती है।
फ्लावरिंग फ्रूटिंग लाइट से इफेक्टेड होती है, सेल डिवीजन लाइट इफेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो प्लांट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लाइट कंट्रोल करता है। हम बात करते हैं क्लोरोफिल फॉर्मेशन की। तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए तो चाहे एल्गी हो, हायर प्लांट्स हो, समर्ज्ड प्लांट हो, किसकी आवश्यकता होगी? लाइट की आवश्यकता होती है। लाइट की ही प्रेजेंस में क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है। लाइट की वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। अगर हम देखें कि जो अंधेरे में प्लांट उगते हैं बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, नोड और इंटरनोड फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती है। उनके बीच क्या होता है कि प्लांट हमारा कमजोर होता है, लेकिन जो अंधेरे प्लांट उगते हैं उनमें नोड इंटरनोड बहुत दूर दूर होते हैं, और वही प्लांट का लाइट होता है तो नोड पास पास हो जाते हैं। तो एक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है? लाइट की वजह से। प्लांट्स में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होता है, लाइट के कारण बनते हैं। प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन लाइट वजह से इफेक्टेड होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइट के थ्रू कंट्रोल होती हैं। लाइट के द्वारा ही प्लांट्स में शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट हमने देखा डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लांट को कितनी देर लाइट चाहिए। जो शॉर्ट डे प्लांट है उनको कम समय लाइट चाहिए, जो लॉन्ग डे प्लांट है उन्हें 12-14 घंटे लाइट चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट है जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डे नेचुरल प्लांट है, तो किसके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं? लाइट के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्लांट में मूवमेंट होता है, लाइट की गति के अनुसार वो मूव करते हैं। सूरजमुखी का पौधा देखा होगा कि सुबह सनलाइट ओरिजिन होता है तो पूरब की ओर होता है, सनसेट पश्चिम में होता है तो जो फ्लावर का कलर, जो डायरेक्शन है वो पश्चिम की ओर हो जाता है। तो वो किसके डायरेक्शन के कारण हो रहा है? लाइट के डायरेक्शन के कारण हो रहा है। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा हम देखते हैं कि लाइट का प्रभाव क्या है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सन लविंग होते हैं, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। कुछ शेड लविंग होते हैं जिन्हें छाया चाहिए होती है। तो वो क्या डिपेंडेंसी है? छाया वाले प्लांट को लाइट ज्यादा दे देंगे तो उनकी सर्वाइवल कठिन हो जाएगा, और जो जिनको स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए उनको कम कर देंगे तो उनका सर्वाइवल कठिन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? लाइट कर रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं अगला हमारा चीज है टेम्परेचर। तो जैसे सोर्स हमारा क्या है? पृथ्वी पर सन। तो अगर देखा जाए जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो भी सन के कारण ही होता है। अब टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करेगा, टेम्परेचर रेस्पायरेशन को इफेक्टेड करेगा, टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को करेगा। आप देखिएगा कि टेम्परेचर के साथ साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, और जब मैक्सिमम हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा, यानी कि देखोगे तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा कि जब हम वर्क करते हैं तो रेस्पायरेशन हमारा बढ़ता धीरे धीरे बढ़ता है, और एक टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर तक इंक्रीज करता है, उसके बाद वो रुक जाता है। या टेम्परेचर लो हो जाए तो भी क्या होता है कि कंडीशन आई जहां टेम्परेचर लो, बहुत ज्यादा लो होने पर क्या होगा? रेस्पायरेशन नहीं होगा, इंजर्ड हो जाएंगे प्लांट। तो टेम्परेचर भी फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल, मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है तो हम कहते हैं उस प्लांट में इंजरी हो जाती है, चिलिंग हो जाती है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि फ्रीजिंग कंडीशन आ जाती है कि वाटर बॉडी, जो वाटर जो होता है प्लांट कंटेंट के अंदर, वो फ्रीज हो जम जाता है। उससे क्या होगा कि जो उसकी सिराएं हैं वो फट जाएंगी, यानी कि बाकी प्रोसेस नहीं होगा। सीड जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से ऑक्सीजन जिबरेलिन के हार्मोन्स बनने हैं, उनके द्वारा दूसरे केमिकल सिंथेसाइज होने हैं, टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इकोलॉजी में टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होती है। कि टेम्परेचर अगर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर वेरी करेगा, जितना चाहिए रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, कम या अधिक है, तो उसमें जो होने वाला नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अगला हमारा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी वातावरण के अंदर हवा में जो नमी होती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, और नॉर्मली उसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जब टेम्परेचर अधिक होगा तो ह्यूमिडिटी अधिक होगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी अधिक होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी। तो कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी इफेक्टेड कर रही है। ह्यूमिडिटी क्या है कि प्लांट में ट्रांसपायरेशन होता है। जब ह्यूमिडिटी कम होगी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी अधिक होगी ट्रांसपायरेशन कम होगा।
बचपन में पढ़ा होगा कि मई जून में कपड़े तेजी से सूखते हैं, जबकि जुलाई में कपड़े तेजी से सूखते हैं। क्यों? जुलाई के महीने में ह्यूमिडिटी अधिक हो जाती है बहुत ही। अब इस ह्यूमिडिटी का इफेक्ट बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी पर भी पड़ता है। अगला हमारा करते हैं प्रेसिपिटेशन। तो क्या होता है, सॉइल वाटर को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सॉइल वाटर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि नेचर में देखा जाए तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती है। आप सपोज करिए कि वाटर पृथ्वी पर है, अलग अलग फॉर्म में मिलता है। ग्राउंड वाटर है, तालाब के अंदर भरा है, नदी में बह रहा है, झरने में है, प्लांट के अंदर है। अब आप देखोगे कि ये वाटर जो है अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट में क्या करता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ट्रांसपायरेशन हुआ तो वाष्प के फॉर्म में चला गया, इवापोरेशन हुआ तो वाटर बॉडी जितनी भी है, नहर है, नाले हैं, नदी है, झील है, सबसे जाएगा ऊपर। तो वाटर इकट्ठा हुआ, कंडेंस होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, फिर जमीन में आ जाएगा। तो इस तरीके से नेचुरल साइकिल चलती है, जिसे हम उस वाटर को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसी तरह हमारा अगला क्लाइमेटिक फैक्टर है विंड। तो विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितनी स्पीड से चल रही है? नॉर्मल विंड की स्पीड जो होती है 50 किलोमीटर होती है। 50 किलोमीटर से चलेगी तो आंधी कहते हैं उसको। 90 से 120 पे स्ट्रॉम यानी तूफान आ जाता है, और 120 से ऊपर अगर स्पीड हो जाती है बाकी तो उसे कहते हैं हरिकेन्स। जैसे अभी अभी आ गया एक नया तूफान आया है, कौन सा आया है? अभी अभी बंगाल उड़ीसा में आया है, अम्फेन करके, तो वो आ गया है। अगला हमारा था एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है? एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है। 78% समथिंग नाइट्रोजन होती है, 20 पॉइंट समथिंग % हमारी ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर 0.03% कार्बन होती है। तो जो मेजर गैस है इनसे मिलकर एक एटमॉस्फेयर बना है, जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर देखा जाए बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं, स्ट्रेप्टोजोन, ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर। उसमें दूरी होती है 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस तरीके का रेंज होता है। किसमें क्या क्या होगा उस तरीके से बटा हुआ था एटमॉस्फेयर। फिर हमारी आती है फायर। तो फायर तो नेचुरल फायर तो जलाते हैं। एक ग्राउंड फायर होती है जो जमीन के अंदर केमिकल होते हैं, एक फॉरेस्ट फायर होती है जिसे दावानल कहते हैं। तो गर्मी उधर हम देखते हैं कि प्लांट आपस में रगड़ते हैं, उससे आग लग जाती है, उससे जंगल नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर। अगला हमारा टोपोग्राफिक फैक्टर, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन होता है। ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें टोपोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं। इसे बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो हम देखें कि जो एल्टीट्यूड है, पृथ्वी की ऊंचाई है, पृथ्वी का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अनुसार भी क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली पृथ्वी पर देखें किस तरह के प्लांट उगेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ जाएगी उसी तरीके से प्लांट कम्युनिटी, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, ये क्या होते हैं, सभी फैक्टर धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। तो ये फैक्टर क्या कहलाते हैं? टोपोग्राफिक फैक्टर। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन। माउंटेन का डायरेक्शन कैसे होता है? एक तरफ देखेंगे हिल से आपकी सन फेसिंग है, एक सन सेटिंग है, तो दोनों साइड में क्या होगा, जो प्लांट कम्युनिटी होगी उसकी डेंसिटी, उसकी डाइवर्सिटी डिफरेंट होगी। अगला देखते हैं एडाफिक फैक्टर या सॉइल फैक्टर। तो प्लांट कम्युनिटी में, इकोलॉजिकल में हम देखें जो सॉइल है या जो एडाफिक फैक्टर्स है, तो वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जितनी भी सॉइल्स है, जितनी प्लांट कम्युनिटी है, हर प्लांट कम्युनिटी के लिए एक स्पेसिफिक सॉइल कंपोजिशन चाहिए होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट बेसिक सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं, कुछ प्लांट न्यूट्रल सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। तो सॉइल के अंदर किस तरह का कंपोनेंट है, तो वहां जिस तरह कंपोनेंट होंगे वहां पर उसी तरीके के प्लांट सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे। अगला हमारा आता है बायोटिक फैक्टर, यानी कि जितने भी लिविंग फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या डिकम्पोजर्स हो, वो सभी किसमें आएंगे? बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। आप हमारे दूसरा फैक्टर है जो अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर। तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमारी इकोलॉजिकल जो हमारी लाइफ साइकिल है या जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल है वो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है, सनलाइट वगैरह जो है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वो सीधे प्रभावित नहीं करते हैं, उनके कारण जो होता है, जो फैक्टर्स होते हैं
जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होती है, तो उन्हें डायरेक्ट फैक्टर कहते हैं। तो इस तरीके देखा जाए, एक संक्षेप में हमने बता दिया है कि इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से वहां जो रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट कम्युनिटी है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, किस तरीके से एक दूसरा फैक्टर दूसरे फैक्टर को कोरिलेट करता है। गड़बड़ अगर फैक्टर होगा दूसरा फैक्टर प्रभावित होगा, और उससे कहीं ना कहीं जो हमारी प्लांट कम्युनिटी है, एनिमल कम्युनिटी है, एक जो हैबिटेट में रहने वाला जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सीधे ना सीधे कहीं ना प्रभावित होता है। तो ये जो है आज छोटा सा प्रारूप है इकोलॉजिकल फैक्टर्स का। आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसका इसी को बनाएंगे पार्ट 3।